बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस पैथोलॉजिकल कंडीशन को डिस्कस करने जा रहे हैं वो भी बहुत ही फेमस और रोज़मर्रा की पैथोलॉजिकल कंडीशन है, जिसको हम कहते हैं इंजाइना पेक्टोरिस। इंजाइना पेक्टोरिस। सबसे पहले ये लफ्ज़ हैं क्या, इनका लफ्जी मतलब क्या है। नाम तो हमने बहुत सुना है, तो इंजाइना का अटैक हो गया जी, उसको इंजाइना है। इंजाइना पेक्टोरिस। लफ्ज इंजाइना लातीनी जुबान का लफ्ज है, लैटिन जुबान का लफ्ज है। इंजाइना लातीनी जुबान का, इसका इससे ये लफ्ज निकलता है एंजेर, ANGERE। एंजेर बेसिक लफ्ज एंजेर है, इसी से ये बना है इंजाइना। और इसका इंग्लिश में मतलब होता है स्ट्रेंगल। स्ट्रेंगल मतलब होता है किसी चीज को दबाना, किसी का गला घूंटना। हमने अक्सर फोरेंसिक मेडिसिन में एक लफ्ज पढ़ते हैं स्ट्रेंगुलेशन। स्ट्रेंगुलेशन यानी गला दबाकर किसी को मार देना, एस्फिक्सियल डेथ में स्ट्रेंगुलेशन। ये इंजाइना, एंजेर, इसका मतलब है स्ट्रेंगल यानी स्ट्रेंगुलेट कर देना, स्ट्रेंगल कर देना, दबा देना, प्रेस कर देना, घूंट देना। ये सारे स्ट्रेंगल के जुमरे में आते हैं। दूसरा लफ्ज है पेक्टोरिस। ये पेक्टस से है। पेक्टस, पेक्टस का मतलब होता है चेस्ट। ये वाली जो हमारा रीजन है, ये पेक्टोरियल मसल भी होते हैं, पेक्टस इसे कहते हैं। पेक्टस का मतलब है चेस्ट। अब अगर हम इंजाइना पेक्टोरिस की लफ्जी ट्रांसलेशन देखें तो ये है स्ट्रेंगुलेशन ऑफ चेस्ट। स्ट्रेंगुलेशन ऑफ चेस्ट, सीने को दबा देना, सीने को निचोड़ देना, सीने को, चेस्ट को प्रेस कर देना। ये लफ्जी मतलब है, लफ्जी मीनिंग है इंजाइना पेक्टोरिस का। इंजाइना लैटिन जुबान का लफ्ज है, लातीनी जुबान का लफ्ज है, जिसका मतलब जो एंजेर से है स्ट्रेंगल। और पेक्टोरस भी लातीनी जुबान का लफ्ज है, जिसका मतलब है पेक्टस, चेस्ट। अब इसकी प्रॉपर पैथोलॉजिकल डेफिनेशन क्या है कि angina pectoris may be simply defined as a chest pain or chest discomfortability। सीने के अंदर दर्द हो या सीने के अंदर घुटन महसूस हो या सीने के अंदर डिस्कम्फर्टेबिलिटी, बेचैनी महसूस हो, ड्यू टू, क्यों, वो घुटन, वो बेचैनी, वो स्ट्रेंगुलेशन क्यों महसूस हो रही है। ड्यू टू रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो, ब्लड फ्लो की कमी की वजह से, ड्यू टू रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो टू हार्ट मसल्स। जब दिल के उजलात को, दिल के मसल्स को ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, तो उस वक्त सीने में जो दर्द, जो बेचैनी, जो घबराहट, जो शिकंजा समझ लें, या जो जकड़न पैदा होती है, उसको कहते हैं इंजाइना पेक्टोरिस। ये तो इसकी सिंपल डेफिनेशन है। अब हम इसको थोड़ा सा पहले फिजियोलॉजिकली देखते हैं, फिर हमें इसकी पैथोलॉजिकली समझ आएगी। एक्चुअली हार्ट की तीन लेयर्स होते हैं, तीन परतें होती हैं, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। पेरिकार्डियम जो सबसे बैरूनी लेयर है, मायोकार्डियम जो सबसे जो अंदरूनी, जो दरमियानी लेयर है, और एंडोकार्डियम जो सबसे इनर मोस्ट उसकी लेयर है। इन तीनों में से जो मायोकार्डियम है, मायोकार्डियम, ये मायो का मतलब होता है मसल्स, मायोलॉजी। जहां भी लफ्ज मायो आता है इसका मतलब होता है मसल्स।
और किसी भी ऑर्गन के अंदर अगर कोई पावर ऑफ कंट्रैक्शन और पावर ऑफ रिलैक्सेशन है, यानी जिन टिश्यूज के अंदर सिकुड़ने और फैलने की ताकत होती है, उनको हम मसल कहते हैं। और उस मसल्स के लिए मेडिकल साइंस में लफ्ज मायो यूज होता है, मायोलॉजी। दिल की 3 लेयर्स हैं, लेकिन जो हमें दिल की धड़कन महसूस होती है, जो दिल खून को पंप कर रहा होता है, दिल कंट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है, हार्ट सिस्टोल करता है और डायस्टोल करता है। इन अदर वर्ड्स, हार्ट सिस्टली में जाता है और डायस्टली में जाता है। तो उसमें मेन मेन किरदार इस लेयर का होता है, जिसको हम कहते हैं मायोकार्डियम, यानी लेयर्स ऑफ द मसल्स। जिस तरह फीमेल यूट्रस में भी ये होती है, पेरीमीट्रियम, मायोमीट्रियम, एंडोमीट्रियम, पेरीमीट्रियम, मायोमीट्रियम, एंडोमीट्रियम। तो यूट्रस की जो कंट्रैक्शन है एट द टाइम ऑफ लेबर एंड एट द टाइम ऑफ एक्सपल्शन ऑफ मेंस्ट्रुअल मटेरियल होती है, वो उसी मायोमीट्रियम की वजह से कंट्रैक्शन होती है और रिलैक्सेशन होती है। खून की नालियों में इसको मायोथीलियम कहते हैं, जो लेयर्स कंट्रैक्ट करती है। एक्चुअली आई लाइक टू एक्सप्लेन कि इसको मायो का लफ्ज, मायो मसल से है, किसी भी चीज के कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने से है। अब ये मायोकार्डियम जो है हार्ट की, इसके अंदर सेल्स हैं, ये सेल से मिलकर बनी है यकीनन। उन सेल्स को भी इसी मायोकार्डियम के अनुमान से मायोसाइट्स कहा जाता है। मायोसाइट, मायो फिर वही मसल से है, और साइट जो है वो बेसिकली मायो एक प्रोटीन है मायोसिन, उस हवाले उसके रेफरेंस से भी ये लफ्ज है। लेकिन इसको समझने के लिए ये है कि ये मसल्स में ये लफ्ज यूज होगा। अब जो कि मसल्स के सेल हैं, इनको कहा जाएगा मायोसाइट। साइट मीन सेल्स, मस्कुलर सेल्स, मसल सेल्स। मायोकार्डियम के अंदर जो सेल हैं, उनको हम कहेंगे मायोसाइट। अब इन सेल्स को, पूरी मायोकार्डियम को कंट्रैक्ट और रिलैक्स कराने के लिए पहले एक सेल्स के अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट होती है, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में ट्रेवल करती है। तो ये मायोसाइट्स एक सीरीज में कंट्रैक्ट होते हैं, जिससे फिर हार्ट कंट्रैक्ट होता है, और फिर ये रिलैक्स होते हैं, जिससे हार्ट रिलैक्स होता है। यही वजह है कि हमारे ब्लड प्रेशर भी 2 हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक, एक कंट्रैक्शन के दौरान और एक रिलैक्सेशन के दौरान। लेकिन इनको काम करने के लिए, सिस्टोल करने के लिए, वर्क करने के लिए ब्लड सप्लाई की जरूरत होती है, ब्लड सप्लाई की जरूरत होती है। आर्टीरियल सिस्टम के जरिए कोरोनरी आर्टरीज, फिर कोरोनरी आर्टरीज की आगे ब्रांचेस होती हैं, राइट कोरोनरी आर्टरीज, फिर आगे उसकी ब्रांच होती है राइट कोरोनरी, लेफ्ट कोरोनरी, फिर उसके बाद लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग, राइट सर्कमफ्लेक्स, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स, डायगोनल ब्रांचेस। देयर आर सो मेनी आर्टरीज। हार्ट का एक बड़ा पेचीदा आर्टीरियल सिस्टम है। मैं यहाँ सिर्फ एक आर्टरी को एक्सप्लेन करूंगा कि कोई एक आर्टरी इस मायोकार्डियम के मायोसाइट्स को ब्लड सप्लाई कर रही है। अब इस ब्लड सप्लाई का मेन मकसद क्या होता है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इस हर एक सेल को, कि जो हमने यहाँ पे मायोसाइट्स बनाया था, मैं इसको बड़ा करके बना दूंगा। हर एक मायोसाइट्स को काम करने के लिए, वर्क करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, इसको हम डेल्टा ई कहते हैं। एनर्जी की जरूरत होती है। उस एनर्जी के लिए इसको 2 चीजें चाहिए, एक न्यूट्रिएंट और एक ऑक्सीजन। एक न्यूट्रिएंट और एक ऑक्सीजन, बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड केमिकल प्रोसेस है, मैं यहाँ सिंपल लिख रहा हूँ। न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन का केमिकल प्रोसेस होगा, न्यूट्रिएंट्स की ऑक्सीडेशन होगी, और यहाँ पर एटीपी जनरेट होंगे, एनर्जी जनरेट होगी, उसको फिर मायोसाइट्स यूज करेंगे और मायोसाइट्स अपना काम करेंगे। अगर तो ब्लड सप्लाई
ओके आ रही है, यानी 100% आ रही है, तो मायोसाइट्स अपना काम 100% कर रहे होते हैं, जिसको हम अल्टीमेटली कहेंगे हार्ट 100% अपना फंक्शन कर रहा है, आइडियल फंक्शन कर रहा है। अब होता क्या है कि अक्सर औकात किसी भी वजह से, देयर आर सो मेनी काजेस, किसी भी वजह से, मोस्ट प्रोबेबली इस वेसल्स के अंदर अगर कोई क्लाट आ जाए, कोई थ्रोम्बस आ जाए, कोई क्लाट बन जाए, कोई थ्रोम्बस बन जाए, या कोई एम्बोलिज्म आ जाए, कोई भी चीज आ जाए, तो उससे इस मायोकार्डियम को ब्लड सप्लाई रिड्यूस्ड हो जाती है, कम हो जाती है। यही वजह है कि हमने स्टार्ट में लिखा है कि द चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्टेबिलिटी ड्यू टू द रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो, ड्यू टू रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो। पहले अगर 100% ब्लड आ रहा था, फर्ज करें अब अगर 70% ब्लड आ रहा है, तो इन मायोसाइट्स का फंक्शन भी क्या हो जाएगा, 70% हो जाएगा। तो जितना ब्लड फ्लो कम होता जाएगा, उतनी इन सेल्स को न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन, और बिलखुसूस दो चीजों में, न्यूट्रिएंट न्यूट्रिएंट की स्टोरेज होती है सेल के पास, लेकिन ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी को सेल बर्दाश्त नहीं करता। ये जैसे सेल की नेचर है, वैसे ही हमारी नेचर है। यानी मुझे अगर पूरा दिन खाना न मिले तो नो इश्यू, हम रोजा नहीं रखते 17-17 घंटे का, 18-16 घंटे का, लेकिन अगर मुझे ऑक्सीजन न मिले तो मैं 8 से 10 मिनट के अंदर कोलैप्स कर जाऊंगा। ब्रेन 8 से 10 मिनट के अंदर न्यूरॉन्स कोलैप्स कर जाएंगे। तो बिल्कुल सेल की भी यही पोजीशन होती है कि अगर उसको न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी आ जाए तो इसके पास अल्टरनेट अरेंजमेंट स्टोरेज होती है, लेकिन ऑक्सीजन डेफिशिएंसी को सेल टॉलरेट नहीं कर सकता, और इस ऑक्सीजन डेफिशिएंसी को कहते हैं हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया, डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन टू सेल्स और टिश्यूज इज कॉल्ड हाइपोक्सिया। और ये जो ब्लड सप्लाई मुअत्तल होती है, कम होती है, इसको मेडिकल में कहा जाता है इस्कीमिया। इस्कीमिया, इस्कीमिया यानी हार्ट के अंदर क्या पैदा हो गई, इस्कीमिक कंडीशन पैदा हो गई, इस्कीमिया पैदा हो गया। इसलिए आपने अक्सर हार्ट पेशेंट्स पे एक लफ्ज देखा होगा, कार्डियोलॉजिस्ट आमतौर पर लिखते हैं IHD, IHD, इस्कीमिक हार्ट डिजीज, IHD, इस्कीमिक हार्ट डिजीज। यानी इन कॉर्नरी आर्टरीज में प्लेक का आ जाना, थ्रोम्बस का आ जाना, जिसकी वजह से हार्ट को ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, और उससे उसके मायोसाइट्स मुतासर होते हैं। फिर मायोसाइट्स से मायोकार्डियम मुतासर होगी, और मायोकार्डियम मुतासर होने से हार्ट का फंक्शन मुतासर होगा। तो सिर्फ इंजाना की हद तक, यानी ब्लड सप्लाई टर्मिनेट हुई फिर बहाल हो गई, थोड़ी सी उसमें कमी आई, तो इसको हम कह सकते हैं मायोकार्डियल इस्कीमिया। मायोकार्डियल इस्कीमिया। अगर हार्ट अटैक हो जाए, हार्ट के मसल्स के सेल्स डैमेज हो जाएं, उसको हम कहते हैं हार्ट अटैक या MI, मायोकार्डियल इन्फाक्शन। इन्फेक्शन नहीं, इन्फाक्शन, INFARCTION, मायोकार्डियल इन्फाक्शन। लेकिन ये जो इंजाना की कैफियत होती है, इसको हम कह सकते हैं मायोकार्डियल इस्कीमिया, के मायोकार्डियम को, जो कि मायोसाइट्स पर मुश्तमिल है, कुछ टाइम्स के लिए ब्लड सप्लाई मुअत्तल हुई है। अब जब ये मुअत्तल होती है तो मायोकार्डियम यानी हार्ट के मसल्स स्पेजम्स का शिकार होते हैं, स्पाज्मोडिक कंट्रैक्शन में जाते हैं। उस स्पाज्मोडिक कंट्रैक्शन से पेशेंट को चेस्ट में पेन,
डिस्कम्फर्टेबिलिटी, जकड़न, शिकंजा, खिंचाव पैदा होता है, जिसको कहते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस। और ये पेन रेफर होता है लेफ्ट बाजू में और फिर फिंगर्स तक जाता है। ये तो इसकी एंजाइना पेक्टोरिस की मुख्तसर सी डेफिनेशन और इसकी पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी मीन्स के पहले हमें फिजियोलॉजी का पता होना चाहिए। नॉर्मल हालात में क्या होता है, इसको ब्लड सप्लाई आ रही होती है जिससे मायोसाइट्स अपनी एटीपी जनरेट करते हैं, न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन लेते हैं और उस से अपनी परफॉर्मेंस करते हैं। अगर इस ब्लड सप्लाई में तातल आ जाए, जिसको कहते हैं कि इंटरप्शन आ जाए, तो मायोसाइट्स और मायोकार्डियम मुतासर होगी, विच इज कॉल्ड एंजाइना पेक्टोरिस। होगा क्या? एंजाइना, स्ट्रैंगुलेशन, जकड़न। पेक्टोरस कहाँ पर? चेस्ट में। मैं पहले इन दो लफ्जों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ, एंजाइना और पेक्टोरस। एंजाइना लातीनी जुबान में एंजियर से निकला है, जिसका मतलब स्ट्रैंगुलेशन है, और पेक्टोरस चेस्ट। अब इसके अगर हम साइन एंड सिम्टम की बात, पहले मैं इसकी एक टाइप्स की बात कर दूं। अब एंजाइना पेक्टोरस की दो मेन टाइप्स होती हैं, दो मेन टाइप्स हैं, ये भी हमें याद रखनी है क्लिनिक पे। स्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस और अनस्टेबल एंजाइना। स्टेबल एंजाइना और अनस्टेबल एंजाइना। अनस्टेबल एंजाइना, पहले स्टेबल को हम पढ़ लेते हैं। स्टेबल एंजाइना ये होता है, स्टेबल एंजाइना ये जरा इसे कहते हैं कि कम सीरियस टाइप है स्टेबल एंजाइना। स्टेबल एंजाइना उस वक्त होगा जब कोई भी शख्स, कोई भी पेशेंट अपनी नॉर्मल एक्टिविटी से ज्यादा काम करेगा, ओवरवर्क में जाएगा। मसलन दौड़ेगा, कोई एक दो मंजिला सीढ़ियां चढ़ेगा, कोई भारी चीज उठाएगा, कोई भारी काम करेगा, जिससे उसके बॉडी की ब्लड रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। अब ब्लड रिक्वायरमेंट बढ़ने के लिए हार्ट को ज्यादा पंपिंग करनी पड़ती है। हार्ट को ज्यादा पंपिंग करने के लिए हार्ट के मायोसाइट्स, मायोकार्डियम को ज्यादा काम करना पड़ता है। अगर पीछे से ब्लड सप्लाई साथ नहीं दे रही, ब्लड सप्लाई नॉर्मल नहीं है, उसमें कोई तातल है, तो हार्ट रूटीन में तो काम कर रहा था, जब उसको जरूरत से ज्यादा काम करना पड़ गया तो पीछे से ब्लड सप्लाई, चूंकि वहां प्रॉब्लम था कोरोनरी आर्टरीज में और उसको डिजायर्ड ब्लड सप्लाई नहीं मिली, तो पेशेंट्स को पेन शुरू हो जाएगा। इसको हम कहते हैं स्टेबल एंजाइना। स्टेबल एंजाइना होगा एक्सर्जन के वक्त, एक्सर्जन्स के वक्त, और जब कोई भारी काम करेगा या जब कोई जिसको कहते हैं लेबोरियस काम करेगा। इसके मुकाबले में अनस्टेबल एंजाइना ज्यादा डेंजरस होता है, ज्यादा डेंजरस। यानी रूटीन की एक्टिविटी से, रूटीन की एक्टिविटी से जब कोई पेशेंट रूटीन एक्टिविटी कर रहा है उसमें भी उसको पेन महसूस हो रहा है। मैं आपको एग्जांपल दूं, मसलन वो वॉशरूम जाता है, अब इतना तो उसने चलना है ना, वॉशरूम जाता है या कोई लाइट सा वो जैसे नॉर्मल बेड से उतर के चलता है तो उसका सांस फूल जाता है। जब वो कहता है जी मुझे तो पेन हो रही है, तो ये है अनस्टेबल एंजाइना। अनस्टेबल एंजाइना, स्टेबल एंजाइना में या तो फिजिकली वर्क ज्यादा करेगा या मेंटल स्ट्रेस में भी हो सकता है। एक बंदे का दिमागी काम है, जब वो उसके ब्रेन पर प्रेशर आता है, दिमाग पर प्रेशर आता है, तो वो उसकी भी डिमांड बढ़ जाएगी, तो वो हार्ट उसका साथ नहीं देता, उसको हम कहते हैं स्टेबल एंजाइना। लेकिन अनस्टेबल एंजाइना में तमाम रेस्टिंग कंडीशन में, रूटीन की हालत में फिर भी उसको पेन होगा। यानी वो बातों का बेड पे रेस्ट के दौरान भी कहते हैं मुझे दर्द हो रहा है,
यानी इतना भी इसमें आप ये समझ आ रही है कि इसमें आर्टेरियल ब्लॉकेज इसकी निस्बत ज्यादा है। पेशेंट रेस्टिंग कंडीशन में है फिर भी उसको पेन हो रहा है, इट मीन्स के मायोकार्डियम को बहुत कम ब्लड सप्लाई मिल रही है और वो रूटीन की एक्टिविटी को पूरा करने के लिए भी उसके पास ऑक्सीजन नहीं है, यानी सीवियर हाइपोक्सिया का वो शिकार है। तो दोनों में बेसिकली तो हाइपोक्सिया होगा, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी होगी, तभी वो एंजाइना में जाएंगे। इसमें मेंटल या फिजिकल एक्सर्जन, इसमें रूटीन एक्टिविटी में भी पेन होगी, ये दोनों याद रखने वाली बात है। स्टेबल इंजाइना और अनस्टेबल इंजाइना। हमारे क्लिनिक पे पेशेंट आते हैं तो वो कार्डियोलॉजिस्ट की पूरी हिस्ट्री और शीट लेके आते हैं, तो वहाँ हमें फिर पता होना चाहिए कि ये हमारा पेशेंट स्टेबल में है, स्टेबल इंजाइना में है या अनस्टेबल इंजाइना में है। अगर हम इसकी क्लिनिकल पिक्चर की बात करें, उसकी क्लिनिकल पिक्चर तो तकरीबन हर नॉन मेडिकल प्रोफेशनल को भी पता है कि छाती में जकड़न, घुटन, दर्द होता है। वो पेन लेफ्ट बाजू में बिल्कुल एक धार की तरह, क्योंकि न्यूरोलॉजी होता है ना, ये नर्व्स का पेन है जो यहाँ पर रेफर हो रहा होता है बिल्कुल इस साइड पे, और छोटी छोटी फिंगर तक जाता है यहाँ तक। ये पूरा पेशेंट कहते हैं जी ये मुझे पूरा दर्द हो रहा है। एक तो ये हो गया, दूसरा इसके साथ साथ उसको बर्निंग हो सकती है, दाएं साइड के जॉ में पेन हो सकता है, लेफ्ट शोल्डर में पेन हो सकता है। एक और एंजाइना की बड़ी टिपिकल साइन एंड सिम्टम है, दोनों कंधों के दरमियान कमर में, ये भी एक खास सिम्टम है, दोनों कंधों के दरमियान कमर में किसी सूरत भी पेन अगर ठीक ना हो रहा हो तो ये भी एंजाइना का रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। स्वेटिंग हो सकती है, स्वेटिंग थोड़ा सा, एक दो सिम्टम्स ऐसी हैं जो फीमेल पेशेंट्स में मेल की निस्बत जरा मुख्तलिफ आती हैं ड्यू टू देयर जेंडर वेरिएशन और ड्यू टू हार्मोनल वेरिएशंस। उनमें नोजिया, वोमिटिंग और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, और बाज़ फीमेल में एब्डोमिनल पेन भी होती है और उनको चेस्ट में स्टेबिंग पेन महसूस होती रहती है। ये थोड़ा सा फीमेल पेशेंट्स में एक दो सिम्टम्स का थोड़ा डिफरेंस फर्क है। एनी हाउ, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, क्लिनिकल पिक्चर्स हमें याद रह जाएगी कि उसको चेस्ट पेन होगा, वो रेफर होगा लेफ्ट साइड पे, नोजिया, वोमिटिंग, स्वेटिंग, फिर उसके बाद उसको डिस्निया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी हो सकता है। उसको उसके लेफ्ट जॉज में, लेफ्ट शोल्डर में, और जैसे मैंने कहा कि दोनों शोल्डर्स के दरमियान भी उसको पेन हो सकता है। डायग्नोसिस, इसकी क्लिनिकल डायग्नोसिस तो इन्हीं क्लिनिकल सिम्टम से है, और फिर बिलखसूस ब्लड प्रेशर उसका रेज हो सकता है, बल्कि होगा, क्योंकि कॉर्नरी आर्टरीज जब ब्लॉक होंगी तो अल्टीमेटली उसका ब्लड प्रेशर रेज्ड होगा। इसके लिए फिर हम फर्दर लैब ईसीजी करेंगे। ईसीजी ईसीजी वैसे तो कार्डियोलॉजिस्ट ही रीड करता है बेहतर तरीके से, बाकी में डाउट आ सकता है, क्योंकि कार्डियोलॉजिस्ट एक स्पेशलिस्ट होता है हार्ट का, वो बेहतर इसको इंटरप्रेट कर सकता है। एनी हाउ, इसमें जैसा भी पता है कि इसमें PQRS-T जनरल, PQRS-T वेव्स पर एक कार्डिक साइकिल मुश्तमिल होता है। एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल और वेंट्रिकुलर डायस्टोल। तो एंजाइना में ST एलिवेशन हो सकती है या ST डिप्रेशन हो सकती है, यानी जो ST वेव है, ST वेव है, वो थोड़ी सी एलिवेट भी कर सकती है, वो डिप्रेस भी हो सकती है। अब इसको फिर कार्डियोलॉजिस्ट बेहतर डिफरेंशिएट कर लेता है कि ये किस वजह से हो रहा है, कौन सा इंजन है। हमारे लेवल पे इतना भी काफ़ी है कि हमें थोड़ा सा इसका आइडिया, हम अगर इसको क्लिनिकली भी डायग्नोज कर लें तो शुड रेफर दिस केस टू द हॉस्पिटल फॉर फर्दर डायग्नोसिस। इसके बाद उसके फर्दर इन्वेस्टिगेशन CBC किया जाता है, फिर
उसको चेक करने के लिए उसको हार्ट अटैक तो नहीं हुआ, ट्रॉप टेस्ट जिसको ट्रोपोनिन कहते हैं, ट्रॉप टेस्ट, ट्रोपोनिन एंजाइम्स चेक की जाते हैं, कार्डिक एंजाइम्स सी के एमबीज, लिपिड प्रोफाइल के हमें पता चले कि बॉडी के अंदर लिपिड्स की क्या सूरत हाल है, ट्राइग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स जो हमें टेस्ट में आ रही होती है, एलडीएल, एचडीएल, वीएलडीएल, फिर रेशो देखनी पड़ती है। तो ये सारी इन्वेस्टिगेशंस हम साथ साथ करेंगे। मैनेजमेंट पे अगर हम बात करें तो एलोपैथिक बोर्ड ऑफ सिस्टम में इसको अपने तरीके से यकीनन मैनेज किया जाता है। जैसे वो कुछ इंजेक्शन भी हैं जो थ्रोम्बोसिस के लिए लगाए जाते हैं, हेपरिन भी दी जाती है ताकि ब्लड को पतला किया जाए, ब्लड प्रेशर को लो करने के लिए मुख्तलिफ लेसिक्स बाकी चीज़ें सारी इस्तेमाल कराई जाती हैं। होम्योपैथिक क्योंकि एक होलिस्टिक अप्रोच के तहत काम करती है, होलिस्टिक अप्रोच जिसमें हम उसकी माइंड टू हेड टू फुट तमाम टोटलिटीज ऑफ सिम्टम्स को चेक करेंगे, जिसमें हम उसकी माइंड सिम्टम्स देखेंगे, उसमें हम उसकी जनरल सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स देखेंगे, उसमें हम उसकी मोडेलिटीज देखेंगे, इससे बढ़कर उसकी एटियोलॉजी काज रूट काज को देखेंगे। रूट काज क्या है कि पेशेंट क्यों बताता है कि मुझे ये पेन क्यों हुआ, क्या मैंने कोई टेंशन ली, मैंने कोई क्या हुआ, और उसके साथ साथ फिर उसकी पैथोलॉजिकल सिम्टम्स हम लेंगे। इन तमाम की टोटलिटी को फिर होलिस्टिक अप्रोच में हम लाइक्स के और लाइक्स के साथ सिमिलियर सिमिलिबस टोरेंटर के साथ हम मेडिसिन सेलेक्ट करेंगे। लेकिन ग्रुप ऑफ मेडिसिन की अगर मैं बात करूं तो एकोनाइट इज द फर्स्ट रेमेडी। एक तो इंजाइना का पेशेंट वो वाहिद पेशेंट होता है क्योंकि उसको बड़ा सीवियर पेन होता है और चेस्ट पेन होता है, तो वो डर के मारे भागा भागा नजदीक तरीन क्लिनिक पे आता है। ये भी एक बड़ी खास बात है। बाकी जगहों पर पेन हो तो इंसान कहता है खैर है, हो सकता है ठीक हो जाए, घंटे बाद चेक करा लूंगा, 2 घंटे बाद कल चेक करा लूंगा ये। लेकिन हार्ट में चूंकि हर बंदा इतना अवेयर है, क्योंकि अक्सर मरीज घर में ही पूछते हैं जी मुझे राइट साइड पे पेन हो रहा है तो ये खैर है, लेफ्ट साइड पे हो रहा है तो कहीं दिल का दर्द तो नहीं। तो हार्ट इंजाइना का पेशेंट हो सकता है आपके क्लिनिक पे वेरी अर्ली है और वो एकोनाइट की स्टेज में हो, वेरी वेरी एक्यूट, वेरी वेरी एक्यूट। इसको हम फिलॉसफी में डायनामिक चेंज कहते हैं। डायनामिक प्लेन पे अभी चेंज आई है तो वो आपके पास आ गया है। दूसरा एकोनाइट की जस्टिफिकेशन ये है कि हमेशा इतनी अवेयरनेस है मुआशरे में कि लोगों को पता होता है कि अगर छाती में दर्द हो तो इससे हार्ट अटैक होता है और हार्ट अटैक से बंदा मर जाता है। फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ डेथ एकोनाइट को बहुत ज्यादा जस्टिफाइड ये दो सिम्टम्स कर रही हैं, एक एक्यूटनेस और एक फियर ऑफ डेथ। इसके अलावा आर्निका, अर्निका अर्निका की भी 2-3 जस्टिफिकेशन हैं। एक तो अर्निका थ्रोम्बोसिस में बेहतर काम करती है, यकीनन एंजाइना के पीछे जैसे मैंने बताया कि कोरोनरी थ्रोम्बोसिस होती है तो थ्रोम्बोसिस में बेहतर वर्क करेगी, थ्रोम्बोसिस को डिजॉल्व करने में हमारी हेल्प करती है। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि स्टेबल एंजाइना पहली दफा मरीज जब आएगा तो वो हमेशा ओवर वर्क की वजह से भी आता है, मतलब उसने कोई ओवर एक्सर्जन की और वो स्टेबल एंजाइना में चला गया। तो ये दो पैटर्न को ये कवर करती है। स्पाइजेलिया, स्पाइजेलिया ये लेफ्ट साइडेड रेमेडी है। ये टोटल आपकी जो उसकी लेफ्ट साइड्स की जितनी भी वो कंप्लेंट करेगा, मसलन हो सकता है उसको सर दर्द भी हो, जैसे मैंने कहा कि लेफ्ट जॉज में भी, क्योंकि ये जो हार्ट लेफ्ट साइड पे है ना इसकी रेफर्ड होती है पेन, पेन इसकी रेफर्ड होती है थ्रू नर्व्स। तो वो तमाम स्पाइजेलिया की जो है ना वो साइन एंड सिम्टम्स आ रही होती हैं। एक पैथोलॉजिकली मेडिसिन है लेट्रोडक्टस, लेट्रोडक्टस
लेट्रोडक्टस मेक्टन्स, लेट्रोडक्टस। इसमें तो डॉक्टर बोरक ने क्लियर कट एक क्लास लिखा है कि इट इज द क्लियर पिक्चर ऑफ इंजाइना पेक्टोरिस। डॉक्टर बोरक के मटीरियल मेडी का इंग्लिश में अगर है तो आप उसको देखेंगे, इसमें लिखा है कि इट इज द पिक्चर ऑफ इंजाइना पेक्टोरिस। और अगर आप अभी मैं रेपरेटरी में देख रहा था, उसमें भी इसने बिल्कुल सिर्फ ये सिंगल रेमेडी लिखी है, और उसमें उसने यही लिखा है कि उसको हार्ट में कंजेशन होगी, लेफ्ट बाजू में पेन होगा, लेफ्ट जाव में भी हो सकता है, यानी पूरी जो इंजाइना की सारी इलामात हैं वो लिख के 3-4 इलामात आगे एक रेमेडी आ रही है, लेट्रोडक्टस मैक्टन्स, लेट्रोडक्टस मैक्टन्स। तो अगर ये इसके साथ साथ फिर हार्ट की अपनी मेडिसिन जैसे कैक्टस, वो अब स्पेसिफिक है कि मरीज कहता है जैसे आयरन बैंड शिकंजा लगा हुआ है, क्रेटिगस जनरल टॉनिक है हार्ट के लिए, वो फिर बाद में आप उसको दे सकते हैं ताकि हार्ट की इजेक्शन फ्रैक्शन बेहतर हो वो। लेकिन इकोकार्डियोग्राफी करने के बाद जब हमारे पास इजेक्शन फ्रैक्शन आ जाती है, बाकी अगर एंजियोग्राफी में उसकी कोरोनरी डिजीजेज आती हैं, जिसको हम सिंगल वेसल डिजीज, एसवीडी, डबल वेसल डिजीज, ट्रिपल वेसल डिजीज, टीवीडी, उस बेस पे फिर हम सेट करेंगे। नाजा है, ये हार्ट की टिपिकल रेमेडीज हैं। लेकेसिस, लेकेसिस बिलखुसूस लेफ्ट साइड में है। इन 5-7 मेडिसिन से हम फर्स्ट एड कर सकते हैं। कम अज कम आपने मरीज को बचाकर हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया, ये भी एक होम्यो फिजिशियन की बहुत बड़ी कामयाबी है। मेरे ख्याल में इससे क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।